हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी ऑन इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन एकेडमी पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट का सीरीज नंबर 2 है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट विवाद जिसको हम लोग सर क्रीक डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, मैं हूं निशांत श्रीवास्तव, वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं और अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका हूं। मुझे अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजिता आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से कार्य करने का मौका मिला है। मैं एमए एमफिल हूं और बहुत सारे मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स आए हैं। बच्चों, आपको अन एकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। अन एकेडमी का लर्निंग ऐप आपको देता है अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जैसे कि आपको मिलता है सबसे पहले तो डेली लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस। साथ ही आपको 100 प्लस टॉप एजुकेटर से मिलने का मौका मिलता है। 100 प्लस टॉप एजुकेटर से आप मिल सकते हैं। 15,519 प्लस कोर्सेस में आप इनरोल हो सकते हैं। 15,519 प्लस कोर्सेस के साथ आप काम कर सकते हैं। और बच्चों, इसके लिए दो तरह का सब्सक्रिप्शन डिटेल्स होता है, दो तरह का सब्सक्रिप्शन होता है। एक तो होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, जिस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिला करेंगी। डेली की लाइव क्लासेस के अलावा आप काम कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट सीरीज में अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा और स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? इसके लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। बच्चों, उसी तरह से आप कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा ये होता है कि आपको सबसे पहले तो एक पर्सनलाइज कोच या मेंटर आपके साथ अटैच किए जाते हैं, जो आपकी स्टडी को प्लान करते हैं। डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएंगे, आपको स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाएगा। इसके लिए 25 तारीख तक 69,500 फीस ली जा रही है, जो कि 25 तारीख से बढ़ा दी जाएगी और 62,550 एक साल के लिए आप ये ले सकते हैं मेरे कोड का यूज करके। लेकिन अगर आप 2 साल का लेना चाहें तो सिर्फ 96,300 में ये उपलब्ध होगा, यानी कि लगभग 4,000 रुपये पर मंथ के बेसिस पे। बच्चों, आप अन अकेडमी का सिर्फ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो 27,500 का है। इसको मेरे कोड निशांत 1 का यूज करके 24,750 में लिया जा सकता है। इसके लिए आपको मेरे कोड का यूज करना पड़ेगा। बच्चों, नए बैचेस 18 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। जिस 18 जनवरी के बैचेस में आपके हिसाब से सारी चीज़ों को हम लोग कराने जा रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हों, जो तैयारी कर रहे हो 2021 की, या जिनका प्लान हो 2022 में जाने का, उन सब के लिए ये बैच स्टार्ट किया गया है। बच्चों, इसमें सिर्फ 6 मंथ्स को टारगेट करके, चूंकि 2021 के एग्जाम में सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, उसके लिए तैयारी कराई जा रही है 18 जनवरी वाले बैच में। वैसे ही 2022 के लिए तैयारी कराई जा रही है और उसी तरह से तैयारी हो रही है 2023 के लिए। और साथ साथ एक एनसीईआरटी की सीरीज भी, बैच भी लाए जा रहे हैं। बच्चों, आइकॉनिक कोर्स का सब्सक्रिप्शन जैसा कि मैंने बताया कि 25 जनवरी से बढ़ जाएगा। 25 जनवरी को इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो जब ये बढ़े उससे पहले ये सिलेबस आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप अपने कोर्स को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए आप मेरे कोड निशांत 1 का यूज करें। निशांत 1 कोड का यूज कर करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। बच्चों, आपको अगर मैं बात करूं तो आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक, जिस पे मैंने अभी अभी आपको बताया था, उस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट एक इमर्जिंग टॉपिक है,
तो उस इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। फर्स्ट सीरीज में आप अगर देखें तो मैंने आप लोगों को साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में बताया था, और ये जो डिस्प्यूट है ये सीरीज 2 है, ये पार्ट 2 है। इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग करने जा रहे हैं आज का टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सर क्रीक डिस्प्यूट, सर क्रीक विवाद। बेसिकली सर क्रीक डिस्प्यूट, सर क्रीक विवाद की हम लोग बात करें तो ये भारत पाकिस्तान के बाद में अगर हम देखते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, किसके द्वारा हुआ था, तो हम लोग देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। जब दो देशों का बंटवारा होता है तो उस बंटवारे की दशा में क्या किया जाता है, एक सीमांकन रेखा बनाई जाती है, एक सीमांकन होता है। तो सर क्रीक की अगर हम लोग बात करें तो मूल रूप से ये एक रिवर है जिसको हम लोग कहते हैं बाणगंगा। बाणगंगा रिवर भारत पाकिस्तान के सिंधु रिवर के बीच का एक पार्ट है, जो कि सिंधु नदी डेल्टा के निर्जन क्षेत्रों में लगभग 96 किलोमीटर का एक ज्वारीय मुहाना, ज्वारीय मुहाना का मतलब हम लोग कहते हैं तो ये एक डेल्टा रिवर है। और अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो ये टाइडल है, यानी कि ज्वार भाटे से उत्पन्न हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। ये न सिर्फ आज से, बल्कि अगर हम लोग देखते हैं तो सभ्यता के प्रारंभ से ही, जब विश्व में जब मानव ने व्यापार प्रारंभ किया, उस समय भारत के व्यापार के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो गुजरात का क्षेत्र ज्वारीय बंदरगाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने लोथल का नाम सुना होगा, लोथल भी जो प्रथम ज्वारीय बंदरगाह माना जाता है, तो उसी के आसपास का ये क्षेत्र है। ये नदी अरब सागर में बहती है, जो अगर हम लोग बात करें बाणगंगा की, और पाकिस्तान में सिंध प्रांत से भारत में गुजरात राज्य को अलग करती है। अगर आप देखें तो मैं इसको अगर इसके माध्यम से दिखाऊं सर क्रीक डिस्प्यूट को कि ये डिस्प्यूट क्या है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये है पूरा का पूरा इलाका, ये है अरब सागर का क्षेत्र, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। ये अरब सागर का ये क्षेत्र, ये मुहाना अरब सागर का मुहाना है। समझ में आ गया? अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो ये है। ये जो रेड कलर का पार्ट है ये पाकिस्तान के द्वारा क्लेम्ड है, और ये भारत का ये एरिया है, और ये ग्रीन लाइन जो है वो भारत के एरिया से, और रेड लाइन जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये विवाद क्या है, क्या चीज है, इसको बताने से पहले मुझे आप लोगों को ये दिखाना था कि भाई किस तरह से हम लोग अगर देखें तो ये एरिया है, जो एरिया में हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है उस एरिया में किस तरह की सारी चीजें हैं और क्यों विवाद हो रहा है, क्या विवाद हो रहा है। तो एरिया आपको पता चल गया होगा कि क्या है। मैं इसके थोड़े से पृष्ठभूमि को आपको बताऊं, आपके पास साथ में मैं पहले इसकी कुछ पृष्ठभूमि की चर्चा करता हूं। बच्चों, ये विवाद वस्तुतः इस लिए उठा क्योंकि ये एक ऐसा दलदली इलाका है, जिस दलदली इलाके में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक क्षेत्र का जो सीमांकन है वो, चूंकि कई बार दलदली क्षेत्र सूख जाता है, कई बार वो बढ़ जाता है, तो इसके कारण में यहाँ पे क्लियर कट विभाजन जो होता है वो नहीं हो पाता। पहले मैं कुछ चीजों को आपको बता दूं, इससे कि आपको इसके स्थान का पता चले, इसके महत्व का पता चले। तो ये बेसिकली एक दलदली इलाका है जिसमें कि वाइपर्स और बिच्छुओं का पूरा घर है। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ दलदली इलाका होने के कारण रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जून और सितंबर के बीच में मॉनसून के मौसम के दौरान में क्या होता है, जो क्रीक है वहां पे, जो उसका नदी का मुहाना है वहां पे बाढ़ हो जाता है, और इसके चारों ओर एक मेला फ्लैट्स है, वो
नमकीन पानी, चूंकि वो इलाका सॉल्टी इलाका है, पूरी का पूरा अगर हम लोग देखें समुद्री इलाका है, तो वो नमकीन पूरे पानी से वो कवर हो जाता है। सर्दियों के मौसम के दौरान अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी पक्षी आते हैं। कई प्रवासी पक्षी यहाँ पे का रुख करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से आप बात करते हैं तो राजहंस जो है, वो राजहंस यहीं पे पाया जाता है। साथ ही अन्य प्रवासी जो पक्षी हैं, उन प्रवासी पक्षियों के लिए ये बड़ा ही एक अगर बोले तो रमणीक प्लेस है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 24 पैरेलल लाइन उत्तरी सरक्रीक से होकर के गुजरता है। आपको मालूम है कि कर्क रेखा भारत को उत्तर और दक्षिण की ओर बांटती है, जो कि 23.5 डिग्री से गुजर रही है। उससे थोड़े से ऊपर में ही सरक्रीक का मुहाना है। ये देखिए, ये आपको पता चल जाए कि ये जो सरक्रीक का मुहाना है वो इसी इलाके से 23.5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे लगभग में 23.5 डिग्री गुजर रही है। इससे ऊपर का जो इलाका है यही क्रीक का इलाका है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसकी कुछ विशेषताओं को, जैसा कि मैं बता रहा था, तो सरक्रीक मुख्य रूप से नरेरी झील के द्वारा है, जिसका आउटलेट क्रीक जो है उस क्रीक को अपने दाहिनी ओर से जोड़ता है। यहाँ LOBD एक नहर है जो सरक्रीक में जितने भी पानी के अपशिष्ट हैं, जितने भी अगर हम लोग बोले अपशिष्ट, आप लोग समझते होंगे, जितने भी वेस्टेज हैं और सारी चीजें हैं उसको वहन करने का कार्य करता है, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ से अन्य क्रीक्स भी हैं, जिसमें केटी बंदर अगर हम लोग बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम लोग ये जानते हैं कि भाई इसका विवाद क्या है, व्हाट मेजर डिस्प्यूट इज, वास्तविक विवाद क्या है, क्यों ये उठ के आया हुआ विवाद है। तो देखो, जब भारत एवं पाकिस्तान इन दोनों का बंटवारा होता है, भारत और पाकिस्तान का, तो इसके बाद में भौगोलिक सीमा जो ज्योग्राफिकल रीजन है दोनों देशों के बीच, वो किसके द्वारा बांट दिया गया? रेड क्लिफ के द्वारा, रेड क्लिफ लाइन। ये ध्यान रखना, जो भारत और पाकिस्तान को बांटने की जो रेखा है, उस रेखा को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये एक रेड क्लिफ लाइन है। इसके द्वारा ही भारत और पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण किया गया। दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो राष्ट्रों का डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। मगर ये क्या करता है कि जो सिंध है वो, और सिंध के साथ साथ गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है, वो, इसकी जो समुद्री सीमा है, इस समुद्री सीमा रेखा का कोई विभाजन नहीं हो पाए, क्योंकि जो सरक्रीक है का विभाजन नहीं हो पाया। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान का जो स्थलीय क्षेत्र है, वो स्थलीय क्षेत्र तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा में बांट दिया गया, लेकिन सिंध और गुजरात के कच्छ प्लेस में समुद्री रेखा का विभाजन नहीं हो पाया। क्योंकि इसका विभाजन नहीं होने के पीछे कारण क्या था? अगर मैं इसके कारण की बात करूं तो ये जो सरक्रीक है अत्यधिक दलदली प्लेस है। मार्सी लैंड है, प्योर प्योर मार्सी लैंड है, पूरी तरह से दलदली प्लेस है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि
है क्या? तो बेसिकली जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा का विभाजन जो किया गया, वो विभाजन किया जाता है रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। भारत चाइना की अगर हम लोग बात करें तो मैकमोहन रेखा है, और पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरू, ये पाया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच। रेड क्लिफ लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में होता है? तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। लेकिन सिंध और गुजरात का जो कच्छ प्लेस है, जो कच्छ का रण क्षेत्र है, इस रण क्षेत्र में समुद्री सीमा का विभाजन नहीं हुआ, समुद्री सीमा का विभाजन नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण ये था कि सरक्रीक बहुत ही अधिक दलदलीय क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे दलदलीय प्लेस हैं। साथ ही ये जो रेखा है, अगर इस रेखा की मैं बात करूं तो इस रेखा के साथ में क्या है कि ये अत्यधिक कटी फटी सी रेखा है। मतलब इसका जो क्षेत्र है, अत्यधिक कटा फटा सा है। यानी बहुत सारे आप अगर देखेंगे तो लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे द्वीप, बहुत सारे कटी फटी क्षेत्र हैं। और इसमें क्या है कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो भारत और पाकिस्तान ये दोनों जो हैं, ये दोनों अपने अपने विरोधी दावे करते हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना तर्क देते हैं, दोनों अपने अपने तर्कों के हिसाब से इसको तैयार करने का प्रयास करते हैं। अब क्या क्या तर्क देते हैं और क्या क्या चीजें हैं, उसको पहले मैं बताऊं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का क्या तर्क है? अगर मैं इसके तर्क की बात करूं तो पाकिस्तान मानता है कि जो सरक्रीक का विभाजन है 1914 के मानचित्र के अनुसार होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसका कहना है कि इसका जो विभाजन हो वो किस बेसिस पे हो? 1914 के मानचित्र के आधार पर विभाजन हो। बेसिकली 1914 की अगर आप बात करते हैं तो 1914 में मुंबई की बात करें और मुंबई के साथ साथ सिंध की आप बात करें तो मुंबई एवं सिंध, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। क्योंकि उस समय एक ये भारत के ऊपर में हम लोग देखते हैं तो ब्रिटेन का एक शासन चल रहा था। तो पाकिस्तान कहता है कि इस पे 1914 का जो मानचित्रीकरण था, 1914 का जो मानचित्र था, उसके अनुसार विभाजन कीजिए। क्योंकि ये बेसिकली जो रीजन है वो किसके बीच में है? ये बेसिकली जो विभाजन है वो विभाजन मुंबई और सिंध प्रांत के बीच का समझौता होना चाहिए और उसके अनुसार ये निर्धारित किया जाना चाहिए। और इस मानचित्र के अनुसार जो खींची गई जो हरी रेखा है उसको ही वास्तविक सीमा रेखा मान लेना चाहिए। एक बार आपको मैं दिखाऊं, जो हम लोगों ने मैप में देखा था, मैं आपको उस मैप को दिखाऊं तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। ये मैप में हम लोग आ गए, ये देखिए, ये जो मुंबई और सिंध के बीच का जो सारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है और इस ग्रीन लाइन के हिसाब से ही उसको बांटा गया, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूटिंग रीजन था, इंटरनेशनल डिस्प्यूट था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विवाद का क्षेत्र था। मतलब पंजाब और सिंध के बीच का समझौता था ये बच्चों। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये सारा, तो पाकिस्तान ने क्या तर्क दिया है? पाकिस्तान का जो तर्क है वो ये तर्क है कि भाई इस समझौते को स्वीकार कर लीजिए कि जो ग्रीन लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के अनुसार में सीमा रेखा मान लीजिए।
पाकिस्तान ये कहता है कि जो सरक्रीक का इलाका है, वो सरक्रीक का इलाका एक दलदली इलाका है, और जो कि जिसमें आप अगर देखें तो शिपिंग नहीं हो सकती, यानी कि शिप ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, जो नौवहन है वो नौवहन नहीं हो सकता। तो इसके हिसाब से इस क्षेत्र के निर्धारण के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक होता है UNCLOS, यानी यूनाइटेड नेशंस कम्युनिकेशन लॉ जो है ऑन सी। ये हम लोग अगर बात करते हैं तो मानना है, एक सेकंड मैं इसको फिर से लिखता हूं बच्चों, आप लोग इसे क्लियरली ताकि देख सकेंगे। तो देखो, इस पाकिस्तान इसको बोलता है कि भाई चूंकि ये एक ऐसा दलदली इलाका है जिसमें UNCLOS यूनाइटेड नेशंस कम्युनिकेशन लॉ ऑफ सी, ये है 1982 में बना हुआ एक समझौता। बेसिकली इस समझौते का निर्माण जो किया गया था, वो समझौता किया गया था कब? ये एक लॉ बनाया गया था, ये लॉ बनाया गया था 1982 में, और 1982 में जो लॉ था उस लॉ के अनुसार पाकिस्तान चाहता है कि भाई इसको हम लोग ये इलाका ही नहीं माने, क्योंकि ये इलाका जो ओशनिक सी है, यानी कि जो समुद्री क्षेत्र है, उस समुद्री क्षेत्र के जो समुद्री कानून है उसके अनुसार नहीं है। इसलिए आप एक काम कीजिए कि 1914 के हिसाब से आप इसको क्या कीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ये उसका कहना है, और उसका सीधा सीधा ये कहना है कि भाई इसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इंटरनेशनल लॉ है, जो अंतरराष्ट्रीय हम लोग अगर बात करें लॉ, उस अंतरराष्ट्रीय लॉ के अंतर्गत इसका मामला नहीं आता है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि इसको हम लोग इंटरनेशनल लॉ जो यूनाइटेड नेशंस का है उस इंटरनेशनल लॉ के अनुसार न माने, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में वहां के लिए अगर हम लोग मानते हैं जहां पे कि नौवहन योग्य होता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का समुद्री कानून इसके लागू नहीं किया जाना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान का तर्क क्या है। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन जो तर्क है, यानी भारत का जो दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण। हम लोग भारतीय दृष्टिकोण की बात करते हैं। देखो, भारत का ये कहना है कि भाई जब हाई टाइड होता है तो हाई टाइड के समय यानी उच्च ज्वार के समय ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, जो नौवहन है वो होता है, यानी शिपिंग स्टार्ट हो जाता है जब हाई टाइड के समय। तो जब हाई टाइड के समय में ये पूरी के पूरे इलाके से शिपिंग होती है, ये इलाका ही है शिपिंग का, तो इसका जो भी बंटवारा होना चाहिए, जो निर्धारण होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया है उस कानून के अनुसार होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक काम करना चाहिए कि इन क्षेत्र के बंटवारे के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच एक ऐसा रेखा बना देना चाहिए जो कि सीमा रेखा के रूप में हो। जैसे कि आप अगर बात करें तो मैं आपको एक अलग लाइन से दिखाऊंगा तो आपको ये और थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे ये है ग्रीन लाइन जो कि बनाया गया है, और ये एक इलाका है, और भारत का ये कहना है कि भाई इन दोनों सीमा रेखाओं के बीच मध्य में एक रेखा का निर्धारण कर दिया जाए, और इसको इंटरनेशनल बाउंड्री और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यूनाइटेड नेशन सी लॉ है, जो समुद्री कानून है, उसके अनुसार होना चाहिए। और
इसके लिए क्या करना चाहिए, इस क्षेत्र को मिड चैनल घोषित कर देना चाहिए। तो जो ये सरक्रीक का क्षेत्र है, ये और यहाँ इन दोनों के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण करके क्या कर देना चाहिए, एक मिड चैनल का निर्माण कर लेना। अब भारत की चिंता का वास्तविक कारण क्या है? देखो, ये तो विवाद आपको समझ में आ गया कि पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण है, पाकिस्तान का दृष्टिकोण है कि भाई यहाँ पे तो ये इलाका बेकार सा है, क्या भारत इसमें पड़ा हुआ है, इस इलाके को छोड़ दीजिए और संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई मतलब ही नहीं होगा। ये 1914 का जो सिंध समझौता है उसको मान लीजिए, छोड़ दीजिए, बाकी सब चीजें, बाकी सब मोह माया है। भारत का कहना है कि भाई ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आप बोल रहे हैं कि बेकार है, बेकार है तो पहली चीज तो कि आपको भी दावा छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप दावा नहीं छोड़ रहे हैं। और दूसरा, हाई टाइड के समय में पूरे के पूरा व्यापार ही यहाँ से चलता है, तो ये नौवहन के योग्य है, यानी कि कंडीशनल यहाँ पे शिपिंग होती है, सी रूट है, कम्युनिकेशन रूट है, तो इसका भी निर्धारण वैसे ही होगा जैसा निर्धारण अन्य क्षेत्रों का होता है, अन्य सी रूट्स का होता है, वैसे ही निर्धारण किया जाना चाहिए, है या नहीं? वैसे ही निर्धारण कीजिए और इस पूरे के पूरे चैनल को मिड चैनल के रूप में बांट लीजिए और इसको मिड चैनल का दर्जा दे दीजिए। ये भारत का कहना है। अब वास्तविक जो अब परेशानी, मतलब कहाँ, क्यों ये महत्व का क्षेत्र है, इसको हम लोग अगर बात करें तो इसका महत्व क्यों है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भाई इसका महत्व, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। भारत के लिए जो सरक्रीक है, वो सरक्रीक का सामरिक महत्व, ये इसका एक स्ट्रेटेजिकल, जिसको हम लोग बात करें, वो इंपॉर्टेंस का क्षेत्र है, सामरिक महत्व का क्षेत्र। क्योंकि जब आप देखते हैं तो जो मुंबई का हमला हुआ था, मुंबई में आतंकी जो हमला हुआ था, इस हमले में अगर हम लोग देखें तो उस इलाके से ही नौवहन का कार्य हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुंबई हमले के बाद अगर हम लोग बात करते हैं भारत की, तो भारत की अगर आप बात करते हैं तो मुंबई हमले के बाद आप अगर देखें तो इस इलाके का महत्व बढ़ जाता है। ये जो इलाका है, अगर हम लोग देखते हैं तो ये इलाका आपको नजर आएगा, एक, ये इलाका अगर हम देखते हैं तो इस क्षेत्र विशेष से कोई भी आकर कर करके भारत के अंदर में यहाँ पे प्रवेश कर सकता है। महाराष्ट्र मुंबई का ये जो क्षेत्र, इधर नीचे अगर आप और आएंगे तो नीचे में मुंबई और पूरे के पूरे क्षेत्र की बात हो जाएगी। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा आज के दिनों में सिक्योरिटी थ्रेट है। पहले इस पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, पहले की और कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था, ये था ठीक है चलो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये सबसे मेजर सिक्योरिटी थ्रेट उभर करके आ रहा है, एक मेन सिक्योरिटी थ्रेट है, बहुत बड़ा समुद्रिक सुरक्षा का, समुद्र तटीय सुरक्षा का ये क्षेत्र है जहाँ पे परेशानी है। अगर हम लोग बात करें तो एक समुद्री पत्तन है, एक समुद्री, जिसको हम लोग बोले तो पोर्ट है, जिस समुद्री पोर्ट की हम लोग बात करें तो इस समुद्री पोर्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं कांडला पोर्ट, तो कांडला पोर्ट जो है, वो कांडला पोर्ट बहुत नियरेस्ट जोन है। ये जो सरक्रीक है, इसका सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है, वो नियरेस्ट पॉइंट क्या हो गया, ये नियरेस्ट इसका जो पॉइंट है, वो नियरेस्ट पॉइंट हो गया कांडला बंदरगाह। ये इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो है कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट। तो ये जो कांडला पोर्ट है, ये इसके एकदम नजदीक है, तो यानी कि कांडला पोर्ट की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उसके पूरे के पूरे थ्रेट पे आ जाएगी। सबसे नजदीकी क्षेत्र है तो सबसे नजदीकी क्षेत्र में कांडला पोर्ट पे, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो सामरिक महत्व का विषय हो गया, ये इसका एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र हो गया, जो कि आपको कांडला पोर्ट से
पड़ रहा है। साथ ही अगर इस पूरे के पूरे इलाके की आप बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे इलाके में नेचुरल ऑयल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। नेचुरल ऑयल एंड गैस, इसका बहुत बड़ा ये रीजन है, बहुत बड़ा सा क्षेत्र है। तो इसमें भी क्या है कि ये अगर हम लोग देखते हैं तो न सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से महत्व का विषय हो जाता है, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण के अलावा इसका रिसोर्शियल वैल्यू भी है, रिसोर्स की भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब देखो बच्चों, तो आपको दोनों का पॉइंट समझ में आ गया कि भारत क्या समझता है, पाकिस्तान का क्या कहना है, और ये सारी चीजें आपको एक पॉइंट ये क्लियर हो गई, और ये एग्जैक्ट दोनों की अपनी अपनी क्या तर्क हैं ये भी क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो बेसिकली क्या है कि ये जो भी विवाद है, इस विवाद का मूल कारण आप ये चाहे भारत और पाकिस्तान के जितने भी विवाद है, समुद्री विवाद हो, जल विवाद हो, संघर्ष हो, ये सारे के सारे विवादों का मुख्य जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वो हम लोग मानते हैं ये पॉलिटिकल है, ये राजनीति, और बेसिकली इन दोनों देशों के बीच में गहरा अविश्वास है। यानी इन दोनों के बीच में आपस में किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं। ये अविश्वास क्या करता है, इन दोनों के बीच में किसी भी विवाद को पीछे जाने और हल कराने का कोई भी प्रयास करने ही नहीं देता। अगर हम लोग बात करें तो 1965 में एक तनाव हुआ था इस सरक्रिक विवाद को लेकर करके, इन दोनों के विवादों को लेकर करके हुआ। ताशकंद समझौता हुआ था। इस ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सहमति बनी थी। 1991 में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस विवाद को सुलझाने की दिशा में प्रयास किया गया, और इस विवाद को लेकर करके कहा गया कि ये विवाद न हो। लेकिन मुंबई हमले के बाद में भारत का स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट अपना स्टैंड है, क्योंकि भारत अपने किसी भी सुरक्षा संबंधी समझौते को नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से, और जैसा कि आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान पे अगर हम लोग देखें तो ये संदेह है कि वो कई आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको किसी न किसी तरह से सपोर्ट करने का प्रयास करता रहता है। तो ऐसी दशा में भारत अपनी सुरक्षा संबंधी किसी भी क्षेत्र, किसी भी पॉइंट को लेकर के अपने आप को ऐसा नहीं कर सकता कि वो किसी भी तरह का समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाए, क्योंकि इसके समझौतावादी दृष्टिकोण के अपनाने की वजह से क्या हो सकता है, तो भारत और भारत की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। और सीधी सी बात है भाई, ये विवाद आसानी से हल किया जा सकता है। एक मीडियम मार्ग है, ये मध्यम मार्ग ही तो है कि भाई जो दो इलाके हैं, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है और ये इलाका है, इसके बीचों बीच एक रेखा मान लीजिए, आधा रेखा आपका आधा हमारा, और इस पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो समुद्री लॉ है उस लॉ को मान लीजिए। लेकिन इस दिशा में पाकिस्तान अपना सहमति नहीं, वो अपने इस पे अड़ा हुआ है कि नहीं, हम कोई भी समझौता नहीं मानेंगे, ना ही कोई समुद्री कानून को मानेंगे। बस सिर्फ ये है कि हम मानेंगे 1914 में जो समझौता हुआ था उसको मानेंगे, उसके अलावा हम किसी भी समझौते के लिए बात करने के लिए नहीं। तो वस्तुतः ये एक, अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा विवाद है जिस विवाद को लेकर करके हम लोग अगर कहें तो ये विवाद एक ऐसा है। तो इसका मतलब है कि ये जो तात्पर्य हुआ कि ये अल्टीमेटली किस चीज को लेकर कर करके है, तो ये एक, अगर हम लोग बात करें तो इस विवाद का हल किया जा सकता है, लेकिन
राजनीतिक रूप से अगर हम लोग बात करें या पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे कई बारी कोई शीर्ष नेतृत्व कोई कार्य भी करना चाहता है तो उनके ऊपर इतने प्रेशर ग्रुप्स हैं जो किसी भी तरह से इन विवादों को शांत नहीं करने देना चाहते। यद्यपि ये दो देशों के बीच का विवाद है जिसको शांतिपूर्वक समझाया जा सकता है, शांतिपूर्वक इसको क्या किया जा सकता है, शांतिपूर्वक इसको सुलटाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई अड़ ही जाए तो फिर इसका कोई और इलाज नहीं। बच्चों, अगले चरण में हम लोग एक सिंधु नदी जल विवाद और एक तीस्ता नदी जल विवाद इनको लेकर करके डिस्प्यूट को और बताएंगे, ताकि आप लोगों को जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स का पता चल सके, आप लोग ये जान सके कि क्या क्या डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको मेरी ये कक्षा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, 25 तारीख से कॉस्ट बढ़ने वाला है। 25 तारीख से जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है बढ़ने वाला है, तो बिफोर इट हाइक्स आप इमीडिएटली अपने सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। मुझे फॉलो करने के लिए t.me unacademy_निशांत श्रीवास्तव टेलीग्राम लिंक पे आप फॉलो करें। आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, मेरे क्लासेस के बारे में पता चल पाएगा। स्पेक्ट्रा निशांत 7339 ये मेरा प्रोफाइल लिंक है। इस प्रोफाइल लिंक्स में जाने के बाद में आप कई चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स जीएस के चल रहे हैं। ओवरऑल जीएस को मैं उस पर कवर अप कराने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप उस पर आइए। इस बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आप सब्सक्राइब करके मेरे आने वाले सारे वीडियोस की पूर्व सूचना प्राप्त कर सकें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून्ड विद मी निशांत श्रीवास्तव ऑन अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।